नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जहां हम देते हैं आपको हर फील्ड से जुड़ी बेस्ट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। दोस्तों, यदि आप किसी भी जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट से हैं, चाहे आप आरजेएस, एमपीजेएस, यूपीजेएस, दिल्ली जुडिशियल सर्विस या गुजरात जुडिशियल सर्विस या फिर छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विस, किसी भी स्टेट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, परंतु आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले वीडियो के नीचे इस लाल बटन को दबाकर चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। साथ ही नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे द्वारा अपलोड की जाने वाली समस्त नोटिफिकेशन, वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। इसके अलावा यदि आपने वीडियो को देखा है, वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ से ज्यादा शेयर करें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी उन्हें भी प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का हमारा यह वीडियो। दोस्तों, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 अर्थात ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 अधिनियम संख्यांक 4, जिसके अंतर्गत आज का पहला प्रश्न है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 में कुल कितनी धाराएं और कुल कितने अध्याय हैं। तो टीपी एक्ट के अंतर्गत टोटल 137 धाराएं हैं और 8 अध्याय हैं। इसका सही आंसर होगा नंबर 3। प्रस्तुत प्रश्न ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की विषय वस्तु से पूछा गया है, जिसके अंतर्गत इसका आउटलाइन फ्रेम पूछा गया है कि टोटल कितनी धाराएं हैं। तो 137 इसमें धाराएं हैं और 8 अध्याय हैं। अगला प्रश्न है, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 कब लागू हुआ था। प्रस्तुत प्रश्न टीपी एक्ट की धारा 1 से पूछा गया है। धारा 1 के अनुसार यह है, संक्षिप्त नाम, इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 कहा जाएगा और इसका प्रारंभ जुलाई 1882 के प्रथम दिन को ही प्रभात होगा, अर्थात इसका सही आंसर होगा नंबर 2। 1 जुलाई 1882 को संपत्ति अंतरण अधिनियम लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 का विस्तार संपूर्ण भारत पर सिवाय उन राज्य क्षेत्रों के जो कि 1 नवंबर 1956 से अव्यवहित पूर्व भाग 6 राज्यों में था या डैश के राज्यों में समाविष्ट थे। तो मुंबई, पंजाब और दिल्ली। प्रस्तुत प्रश्न भी धारा 1 से पूछा गया है। धारा 1 प्रावधान करती है इसके संक्षिप्त नाम, इसके प्रारंभ और विस्तार के संदर्भ में। विस्तार के संदर्भ में कहा गया कि प्रथमतः इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा, सिवाय उन राज्य क्षेत्रों के जो कि 1 नवंबर 1956 से अव्यवहित पूर्व भाग 6 राज्यों में या मुंबई, पंजाब और दिल्ली के राज्यों में समाविष्ट थे। अगला प्रश्न है कि अनुप्रमाणन के लिए कितने साक्षीगण होना आवश्यक है। तो प्रस्तुत प्रश्न धारा 3 से पूछा गया है, जिसके अनुसार 2 या 2 से अधिक साक्षीगण होना अर्थात अनुप्रमाणन के लिए आवश्यक होगा। धारा 3 के अंतर्गत अनुप्रमाणन की डेफिनेशन दी गई है। धारा 3 इंटरप्रिटेशन क्लॉज के बारे में प्रावधान करती है, जिसके अनुसार टोटल 6 धाराएं बताई गई हैं, जिनकी डेफिनेशन इस एक्ट के अंतर्गत दी गई है और इसी के अंतर्गत अनुप्रमाणन की डेफिनेशन भी यहां दी गई है, जिसके संदर्भ में कहा गया कि किसी लिखत के संबंध में अनुप्रमाणित से ऐसे 2 या 2 से अधिक साक्ष्यों द्वारा अनुप्रमाणित अभिप्रेत है और सर्वदा अभिप्रेत रहा होना समझा जाएगा, जिनमें से हर एक ने निष्पादन को लिखित पर हस्ताक्षर करते या अपना चिन्ह लगाते देखा या निष्पादक की उपस्थिति में और उसके निर्देश द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को लिखित पर हस्ताक्षर करते देखा या निष्पादक से उसके अपने हस्ताक्षर या चिन्ह की
या ऐसे अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर की वैयक्तिक अभिस्वीकृति पाई है और जिनमें से हर एक ने निष्पादक की उपस्थिति में लिखित पर हस्ताक्षर किए हैं, किंतु यह आवश्यक न होगा कि ऐसे साक्ष्यों में से एक से अधिक एक ही समय उपस्थित रहे हो और अनुप्रमाणन का कोई विशिष्ट आवश्यक प्रारूप न होगा। ये अनुप्रमाणन के संदर्भ में बताया गया है कि कम से कम 2 या 2 से अधिक साक्ष्यों का होना जरूरी होगा अटेस्टेड के लिए। अगला प्रश्न है कि अनुप्रमाणन के लिए क्या आवश्यक नहीं है। तो धारा 3 के इंटरप्रिटेशन क्लॉज के अनुप्रमाणन अटेस्टेड की जो डेफिनेशन है, जिसके अनुसार कहा गया कि ये सभी बातें आवश्यक नहीं है। ये धारा 3 में लिखा है कि 3 या 3 से अधिक साक्ष्यों का होना जरूरी नहीं है। आवश्यक यह है कि 2 या 2 से अधिक साक्षी हो। दूसरी बात कि ऐसे साक्ष्यों में से एक से अधिक एक ही समय उपस्थित हो। यह बात भी आवश्यक नहीं है। ये बात धारा 3 में लिखी गई है कि किंतु यह आवश्यक ना होगा कि ऐसे साक्ष्यों में से एक से अधिक एक ही समय वहां उपस्थित रहे हो। अगला है कि अनुप्रमाणन का कोई विशिष्ट प्रारूप हो। यह भी आवश्यक नहीं है और अनुप्रमाणन का कोई विशिष्ट प्रारूप आवश्यक ना होगा। अगला है कि 2 या 2 से अधिक पुरुष साक्षीगण होना आवश्यक होगा। तो यह बात भी आवश्यक नहीं है। पुरुष हो या महिला कोई भी साक्षी के तौर पर चलेंगे, परंतु 2 या 2 से अधिक होने आवश्यक होंगे। और प्रत्येक साक्षी को लिखित की अंतर वस्तु का ज्ञान हो, यानी उस कंटेंट में क्या लिखा गया है ये उस साक्षी को पता होना चाहिए। ये बात भी आवश्यक नहीं है अटेस्टेड के लिए। आवश्यक मात्र इतना है कि उसने उस व्यक्ति को हस्ताक्षर, जो निष्पादक है, उसको हस्ताक्षर करते हुए देखा हो, बस इतना ही आवश्यक होता है अनुप्रमाणन के लिए। तो ये सभी बातें आवश्यक हैं अटेस्टेड के लिए। अगला है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम के अनुसार लिखित से क्या अभिप्रेत है। तो इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन पूछी गई है यहां पर। तो ये भी प्रस्तुत प्रश्न धारा 3 के इंटरप्रिटेशन क्लॉज के अंतर्गत जो सेकंड डेफिनेशन बताई गई है लिखित, वहां से पूछा गया प्रश्न है। तो इंटरप्रिटेशन क्लॉज के अंतर्गत जो लिखित की डेफिनेशन है वह कहती है लिखित से अवसियत ही लिखित अभिप्रेत है। तो बहुत इजी डेफिनेशन है कि अवसियत लिखित अभिप्रेत है। तो आपके ऑप्शन के अंतर्गत इसका सही आंसर होगा नंबर 1, अवसियती लिखित ही इंस्ट्रूमेंट कहलाती है। मतलब जो वसीयत नहीं है वह लिखित है, इंस्ट्रूमेंट है। अगला प्रश्न है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत स्थावर संपत्ति के अंतर्गत क्या नहीं आता। तो दोस्तों यह प्रश्न भी धारा 3 से पूछा गया प्रश्न है। धारा 3 के अंतर्गत जो पहली डेफिनेशन दी गई है, जो इंटरप्रिटेशन दिया गया है वह दिया गया स्थावर संपत्ति का, जिसके अनुसार कहा गया कि इमूवेबल प्रॉपर्टी मींस होता है या स्थावर संपत्ति के अंतर्गत खड़ा कास्ट, उगती फसलें और घास नहीं आते। ये एक नेगेटिव फॉर्म में डेफिनेशन है, जिसके अनुसार कहा गया कि खड़ा कास्ट, उगती फसलें और घास नहीं आते। तो प्रस्तुत प्रश्न का सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, अर्थात स्थावर संपत्ति के अंतर्गत खड़ा कास्ट, उगती फसलें और घास नहीं आते। अगला प्रश्न है कि अचल संपत्ति में सम्मिलित नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 2, अर्थात खड़ी फसलें। खड़ी फसलें अचल संपत्ति के अंतर्गत नहीं आती। इसके विपरीत कमजोर मकान या सिनेमा का खंडर, यह भी अचल संपत्ति है। रेलवे स्टेशन या बस अड्डा अचल संपत्ति है। रास्ते का अधिकार या मीन क्षेत्र का अधिकार, यह भी अचल संपत्ति में शामिल है। इसके विपरीत खड़ा कास्ट, उगती फसलें और घास नहीं आते अचल संपत्ति में, अर्थात स्थावर संपत्ति के अंतर्गत। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे विधितः अचल संपत्ति की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। तो 3 और 4 दोनों को, अर्थात आम और जामुन के वृक्ष,
पर भूमि का भोगाधिकार और रास्ते का पराधिकार, ये सभी विधिक रूप से अचल संपत्ति की श्रेणी में रखे जाते हैं। इसके विपरीत रॉयल्टी और प्रतिलिपि अधिकार, शीशम और सागवान के खड़े वृक्ष, ये इसमें नहीं आते। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अचल संपत्ति है, अर्थात इमूवेबल प्रॉपर्टी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा नंबर 5 कि सभी अचल संपत्ति की श्रेणी में आती हैं, अर्थात बंधक ऋण वसूल करने का अधिकार अचल संपत्ति है, मंदिर के पुजारी का आनुवंशिक पद अचल संपत्ति है, स्थावर संपत्ति के भाटक की वसूली का अधिकार, यह भी अचल संपत्ति है, अचल संपत्ति की आमदनी के जीवन हित, यह भी एक अचल संपत्ति है। अगला प्रश्न है कि सूचना की किस्मों में किस प्रकार की सूचना उपबंधित नहीं की गई है? तो वैकल्पिक सूचना उपबंधित नहीं की गई है। इसके विपरीत प्रत्यक्ष सूचना, आणविक सूचना और अभिकर्ता की सूचना सूचना की डेफिनेशन के अंतर्गत आती है, अर्थात नोटिस की जो डेफिनेशन धारा 3 के अंतर्गत दी गई है, उसके अनुसार वैकल्पिक सूचना सूचना की किस्मों के अंतर्गत नहीं आती है। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि संपत्ति अंतरण अधिनियम से संबंधित पूछे गए थे। तो आई होप दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या इस टीटी की जो सीरीज है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की, इसे हम कंटिन्यू करें या नहीं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।